स्टार्ट हुआ? अच्छा ठीक है, टच ही नहीं हो रहा। तो क्या आपने लिखा था? पहला तो मतलब ये होगा कि स्थानिक प्रकार के होते हैं, जहाँ पर खनिज स्रोत होगा वहीं पर सामान्यतः इन्हें स्थापित किया जा सकता है, और अगर दूर स्थापित करिएगा तो समस्या क्या आ जाएगी, परिवहन लागत बहुत ऊंची चली जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा कि खनिज मुख्य रूप से, वैसे तो कई प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अरे बाहर घर पे अभी नहीं मिल पाएगा, हो गई नहीं। अरे चलो हम सांस ठीक है, तो वहीं पे आप पेट में बता दीजिएगा। ठीक तो लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो खनिज मुख्यतः आर्कियन, खनिज मुख्यतः अभी आगे मत बढ़िएगा, स्थानिकता पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखो खनिज मुख्यतः आर्कियन तथा धारवाड़, मुख्य रूप से जो धात्विक खनिज हैं उनकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। ये क्या है? चट्टान समूह में पाए जाते हैं। आगे लिखो, यह चट्टानें अत्यधिक प्राचीन हैं, इनकी दोनों की ही विशेषताएं क्या होंगी? ये देखो सबसे प्राचीन है, और इसके अवसादीकरण के उपरांत किसका निर्माण हुआ था? धारवाड़ का निर्माण हुआ था। यानी सभी चट्टानी संरचनाओं में प्राचीन कौन सी होगी? ये दो चट्टानी संरचनाएं होंगी। तो पहली विशेषता ये है कि लिखो, यह चट्टानी संरचनाएं अत्यंत प्राचीन है। आगे लिखो, तथा अत्यधिक कठोर है, साथ ही अत्यधिक प्राचीन है तथा कठोर है। ये दोनों की विशेषता क्या है? एक तो प्राचीन है प्लस ये क्या है? कठोर है। आगे लिखो, तथा यह चट्टानें वर्तमान में अत्यंत निचले स्तरों तक पहुंच गई हैं। ये पॉइंट आपको याद आ रहे होंगे, मैंने पहले ही आपको करवाया था चट्टानों के टाइम में। तो इससे समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी? देखो काफी प्राचीन है, और इसके अलावा ये चट्टानें क्या है? बहुत ही कठोर हो गई हैं। कठोर के अलावा क्या है? सबसे नीचे आपको पता है कि सबसे प्राचीन चट्टान होती है, फिर उसके ऊपर उसकी तुलना में नई, और फिर आपको नवीनतम चट्टान देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से खनिज निकालना हो तो बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर इन चट्टानों से खनिज निकालना हो तो बहुत ज़्यादा कठिनाई भी महसूस होगी, भले ही वहाँ पर खनिज कितना भी पाया जाता हो। और जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं वो मुख्य रूप से इसी प्रकार की चट्टानों में पाए भी जाते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या आपने नोट किया था कि मतलब निचले स्तरों में चली गई हैं। आगे लिखो, जिससे पहुँच गई हैं, जिससे इन चट्टानों से खनिजों का दोहन का मतलब खोद कर निकालना का दोहन अत्यधिक कठिन है। ये आपकी दूसरी समस्या होगी। पहली समस्या क्या थी कि स्थानिकता इसमें मैटर करती है, यानी जहां पर खनिज होगा इस प्रकार की इंडस्ट्री का विकास उसी क्षेत्र में हो सकता है। अन्य स्थान पर जाए, जैसे हरदोई में इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के खनिजों की यहाँ पर उपलब्धता ही नहीं है। दूसरी प्रमुख इनकी विशेषता क्या होती है? ये मुख्य रूप से खनिजों पर आधारित होते हैं। भाई खनन वाले उद्योग किस पर आधारित होंगे? खनिजों पर ही आधारित होंगे। और खनिज मुख्यतः कहाँ से पाए जाते हैं? इन दो प्रकार की चट्टानों में, आर्कियन और धारवाड़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। इन चट्टानों की विशेषता क्या? पुरानी तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत कठोर है
और पुराने होने के कारण निचले स्तरों तक निक्षेपित हो गई हैं, जिससे यहाँ से अगर किसी भी खनिज को आप खोद कर निकालिएगा तो बहुत ही दुष्कर होगा, मतलब निकाल तो लीजिएगा लेकिन बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इनकी दूसरी प्रमुख समस्या हो जाएगी। तीसरा प्रमुख पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और ये देखो ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रकार के खनन उद्योग का क्वेश्चन बने उसकी समस्याओं पर आधारित, तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, आपका काम आराम से चल जाएगा। तीसरा लिखो जरा, लिखो तकनीकी दृष्टि से। ये तो पॉइंट ऐसा जो कहीं पर भी आप डाल दो कि भाई मतलब अभी उतना ग्रोथ नहीं कर पाया है, और क्या। लिखो तकनीकी दृष्टि से अभी भी भारत खनन की तकनीकें क्या लिखा था, तकनीकों से अभी भी सेंटेंस शुरू बोल दो आपने, क्या लिखा, तकनीकी दृष्टि से भारत अभी भी खनिज तकनीकों, हाँ खनिज की जगह खनन कर दो, खनन तकनीकों में दक्ष नहीं है, मतलब वो स्किल्ड नहीं है, दक्ष नहीं है, हाँ वही पारंगत सेम चीज है, दक्ष नहीं है। आगे लिखो जिससे खनन कार्य के समय लिखो वेस्टेज को मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, वेस्टेज रहेगा, हाँ लिखो अवशिष्ट तथा प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। अवशिष्ट का मतलब माल खराब बहुत हो जाता है और पॉल्यूशन भी होता है क्योंकि विधिवत ढंग से खनन कार्य नहीं हो पाता है। प्रदूषण की समस्या बनी रहती है, हाँ प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। तथा तकनीकें आर्थिक दृष्टिकोण से भी वहनीय नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी वहनीय नहीं है। समझ गए, बढ़िया तकनीक नहीं है तो फिर खोद के निकालिएगा, उससे आपकी लागत ज़्यादा आ जाएगी। बढ़िया तकनीक होगी तो कम रुपया खर्च करके ही आपको वहाँ से खनिज प्राप्त हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए, चौथा नोट करिएगा, लिखो अगला लिखो, भारत में खनिज संसाधनों के क्षेत्र पूर्णतया सूचीबद्ध, मतलब एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए आप देखते होंगे हर 10-15 दिन में निकल आता है कि वहाँ पर इसके भंडार मिले, वहाँ पर इसके भंडार मिले। तो इसका कारण भी एक तरीके से तकनीकी ही है। तकनीकी क्यों होगा, क्योंकि भारत में जो टोटल एरिया है उसका आज तक कभी भी पूरी तरीके से रिमोट सेंसिंग नहीं किया गया। आपने जैसे सेटेलाइट पढ़ा होगा, उसमें कई प्रकार के सेटेलाइट होते हैं, उसमें एक ऐसे भी सेटेलाइट होते हैं जो किसी भी पिंड का मतलब कोई भी जैसे बॉडी हो उसकी सरफेस को सेंस करके और उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसकी जानकारी देते हैं। और इस प्रकार के सेटेलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बता, इन्हें RSS कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मत समझिएगा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भारत में हर एक स्थान का आज तक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा रिमोट सेंसिंग नहीं हो पाई है, जिससे यहाँ पर पता ही नहीं कि कहाँ पर कौन सा खनिज हो सकता है। जहाँ पर आपकी क्लास चल रही हो इसके नीचे भी कोई खनिज हो सकता है 2-3 हज़ार वर्ष बाद कभी। हाँ ये खनन वाला होता है, इसमें जियो सिंक्रोनस करके एक सैटेलाइट होता है, हाँ भूगर्भ में मतलब कौन से मेटल है मतलब पता लगाने का। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यही होता है क्या? जियो सिंक्रोनस क्या होता है, वो रिजर्व करता है, मतलब जो भी होते हैं हमारे खनन को मतलब माइनिंग करता है, जैसे नेटवर्क देना होता है और दूरसंचार सुविधाएं देता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तो मुझे लग रहा कि मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के लिए, हाँ कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। और इन सैटेलाइट्स की प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये पृथ्वी के साथ उस गति से चक्कर लगाते हैं जिस गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। और ऐसे जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो हम लोग कम्युनिकेशन में ही यूज करते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये सैटेलाइट जिस भी क्षेत्र के ऊपर फोकस कर दिए जाते हैं लगातार उसी क्षेत्र को फोकस करते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है उसके साथ ही ये घूम रहे होते हैं, मतलब ये इनकी विशेषता होती है।
कोई सैटेलाइट इस प्रकार का अगर हरदोई को टारगेट करा तो सदैव ही हरदोई को टारगेट करेगा। ये मतलब तो आप क्या नोट कर रहे थे जो मैं आपको बता रहा था, उससे आगे बढ़ा। भारत में खनिज संसाधनों के क्षेत्र देखो अभी तक पूर्णतया सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं। मतलब आपके पास एक लिस्ट होती है, उसमें पता होता कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो आराम से जाकर वहाँ पर आप खुदाई कर लेते और इस प्रकार की इंडस्ट्री को स्थापित किया जा सकता था। ये भी इनकी एक प्रमुख समस्या है। तो क्या लिखा था, सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे इस प्रकार के उद्योगों, सब पॉइंट बहुत ही सरल है, इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं में कठिनाई उत्पन्न होती है। पता ही नहीं इनका वितरण कैसा है, भंडारण कैसा है। अगला जरा लिखो, कठिनाई उत्पन्न होती है। आगे लिखो आज भी कई खनन केंद्रों पर सरकारी संगठनों का नियंत्रण नहीं है। इनकी प्राइवेट नीलामी भी होती है, आप सभी को पता है। नियंत्रण नहीं है, सरकारी संगठनों का नियंत्रण नहीं है। ध्यान से सुना करो और फिर लिखना शुरू करो। मतलब 3-4 बार एक ही सेंटेंस बोलता फिर कुछ लोगों का छूटे रहता है। क्या लिखा था, सरकारी संगठनों का नियंत्रण नहीं है। लिखो जिससे ऐसे क्षेत्रों में खनन कार्य अवैज्ञानिक दृष्टि से होता है। यहाँ पर अवैज्ञानिक का मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट के पैरामीटर हैं, आपको पता है इनके कुछ मानक होते हैं, उनके अनुरूप ही किसी भी क्षेत्र में आपको खनन करना है। अब प्राइवेट क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वहाँ पर गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं। तो क्या लिखा था, अवैज्ञानिक दृष्टि से होता है। देखो जिससे तय किए गए मानकों के अनुरूप इन क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं हो पाता है, जिससे छूट गया आपका, खनन कार्य नहीं हो पाता है। देखो जिससे देखा, चलो ठीक है, तय किए गए मानकों के अनुरूप नहीं हो पाता है, जिससे इन क्षेत्रों में गंभीर पर्यावरणीय जैसे संकट उत्पन्न होते हैं। बहुत से संकट उत्पन्न होंगे, उसमें एक पर्यावरणीय भी गंभीर संकट होगा। जैसे पर्यावरणीय जैसे गंभीर संकट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगली समस्या इसमें क्या हो सकती है। देखो भारत में आज भी यातायात के साधनों, मतलब रोड बढ़िया बन रही है, सब काम हो रहा है, लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं है। भाई जब आपको कमी दिखानी तब तो आप ये बोलिएगा ही, वैसे है तो ठीक ही ठाक, लेकिन फिर भी कारण है। हाँ, परंपरागत तो नहीं है। हर एक आधुनिक साधन तो है ही आपके पास, और आप ही आधुनिक साधन पर ही बैठ के आए होंगे यहाँ पर, या वो पुराने जमाने का नहीं, जैसे लेवल पे नहीं है। हाँ, वो उस लेवल का नहीं। भारत में आज भी यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसमें ये स्लीप वाला है क्या सिस्टम, समुचित विकास नहीं हो पाया है। आगे लिखो यही कारण है कि स्थलीय तथा जलीय परिवहन की सुविधाएं कम है। अच्छा, स्थलीय के साथ चलो ठीक है, स्थलीय दोनों चीज़ें, तो परिवहन का अलग टॉपिक रहेगा। देखो स्थलीय में भी आपको पता है कि 2 प्रकार के साधन होते हैं। मतलब एक तो ऐसा होगा कि वहाँ पर शुद्ध रूप से स्थल का ही प्रयोग किया जाएगा, और एक ऐसा रहेगा जो स्थल में भी जल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब वहाँ पर कोई बड़ी नदी या नहर हो सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटरवे सिस्टम। भारत में दोनों ही लेवल पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इनलैंड वाटरवे सिस्टम भी आप देखिएगा अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जो है 4-5 वो आपको पता ही है मुख्य रूप से। इसके अलावा जो सड़क
परिवहन या आप रोड परिवहन कहिए, और जो रेलवे है वहाँ पर भी आज भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम लोग नहीं कर पाए। और इसके अलावा भाई पोर्ट्स तो भारत में आपको लग रहे होंगे कि 12 बड़े बड़े पोर्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पोर्ट्स बहुत ज़्यादा भारत में डेवलप नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, भारत के जो 12 बड़े पोर्ट हैं उनका ट्रैफिक आप एक तरफ रखिए, और चीन के शंघाई पोर्ट का ट्रैफिक आप एक तरफ रखिए। शंघाई पोर्ट पर ट्रैफिक आपको उसकी तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब वो इन सबको मिलाकर इनकी तुलना में एक बड़ा ट्रेड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो उस लेवल के कोई भी भारत में आज भी बंदरगाह वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, हैं बड़े बड़े, लेकिन ठीक है, मतलब भाई फिर शंघाई से कंपेयर करिएगा तब तो आप कहिएगा कि बहुत ही छोटा हो गया, उसका एक बराबर है। और क्या, शंघाई पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट है ना, वो मतलब इतना बड़े लेवल का एक्सपोर्ट होता है। और चीन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था। किसी भी देश के साथ अगर चीन व्यापार करता है तो वो देश उसके साथ व्यापार घाटे की ही स्थिति में रहता है। मतलब चीन सदैव ही हर देश को मैक्सिमम मामलों में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और वहाँ से इंपोर्ट बहुत ही कम करता है। ये मतलब ये चीन की बड़ी विशेषता है। एक बड़ी विशेषता आपको और अभी चीन की जानने को मिलेगी कि चीन में बेरोजगारी भारत की तुलना में कम क्यों है। चलो, क्या लिखा था, ये कंप्लीट हो गया, सुविधाएँ कम है। चलो ठीक है, एक पॉइंट और आप लोग, ये मैंने आपको बता ही दिया था, अवशिष्ट वाला उसके साथ ही जोड़ दिया। एक और नोट करो, लिखो जरा, औपनिवेशिक काल से ही, ये भी इकोनॉमिक्स में ही है, जो लाइसेंसिंग आप लोग पढ़िएगा ये उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। औपनिवेशिक काल से ही लिखो, कई सरकारी नीतियाँ इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना में बाधक रही हैं। मतलब कई बार सरकारी नीतियां भी होती हैं जिनके कारण भी पता चला आपको कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट डालना है और गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, आपकी फाइल जो है वो टेबल टू टेबल घूम रही है और सालों साल निकल जाते हैं, आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। हालांकि वर्तमान में आपको पता है जो मोदी गवर्नमेंट है, ये लोग अपना फोकस इस चीज़ पर कर रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी क्लियरेंस के मैटर हों, मतलब केवल व्यापार का ही नहीं, हर एक क्षेत्र का, वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया जाए। मतलब जितने भी प्रकार के, अगर 50 भी प्रकार के आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो एक ही विंडो से प्राप्त हो जाए। ऐसे नहीं पहले, अभी तो मतलब उन वाले बाबूजी के यहाँ है, फिर उस ऑफिस में फाइल पहुंची और हर जगह बाहर तो लोग बैठे ही रहते हैं, फिर वो क्या होते हैं। 1991 की नीति पढ़िएगा, उसमें कई विशेषताएं हैं। एक विशेषता ये भी थी कि लाइसेंसिंग प्रणाली को वहाँ पर ढील दी गई थी और ये प्रक्रिया वहीं से लगातार चल रही है। 1999 के बाद में पूरा खत्म किया गया, लेकिन 4 क्षेत्रों को नहीं, 8 को छोड़कर जो मतलब आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, कोर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर मतलब वो मुख्य भी हैं और गवर्नमेंट वहाँ पर एक तरीके से रेगुलेट करती है। अगला आज का टॉपिक उसमें कौन सा लगा हुआ है? नहीं, वो मतलब शेड्यूल पता, एग्जैक्ट टॉपिक क्या लगा हुआ है? आज का हाँ, ये उद्योग वाला टॉपिक है, इंडस्ट्रीज टाइप्स एंड लोकेशंस। चलो अगला टॉपिक आप लोग देखो, उद्योग और इसमें 2 चीजें आपकी कौन कौन सी मेंशन की गई हैं? देखो यहाँ पर 2 ही चीजें मेंशन की गई हैं, सब टॉपिक इसमें 6-7 तक होंगे। वो आपको पता है इसमें छोड़ के मेंशन किया जाता है, पूरी चीज़ें टॉपिक में नहीं आती। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्थापित करने वाले कारक। कलर मतलब अपने आप ही चेंज होगा, या हर स्लाइड पे ये चेंज करना होता है?
आप क्योंकि पीछे तो मैंने ब्लू लिया था और पेन भी तो AI वाला सेलेक्ट किया ना सर, हाँ AI वाला है तो अपने आप चेंज होगा जितने एक बार में सेलेक्ट। अरे इसमें सामान्य वाला वो सेलेक्ट करवा, AI वाला तो नहीं, ये देसी वाला है। इसी से होता है ना, इससे जो आपने सेलेक्ट किया ना, एक बार में जितने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे चलेंगे। अच्छा, एक देसी वाला ये है। चलो कोऑर्डिनेट होगा तो फिर और अच्छे से काम करेगा। इसमें 2-3 घंटे हम पहले ही सेट करते रहेंगे। हम सोचे जरा आप पहले पढ़ाने देते और अरे तो ये मतलब सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं किया है तो बहुत सॉफ्टवेयर इसमें अलग होने वाले हैं ना, पढ़ने वाले। चलो अच्छा आगे आप लिखो पूरा। अच्छा नहीं ऐसे होगा क्यों नहीं, होना तो चाहिए, ये देखो हो रहा क्यों नहीं। चलो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें आप डिस्कस करिए, एक तो उद्योग क्या चीज़ होती है और दूसरा उद्योगों को स्थापित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। मेंस का सिलेबस देखिएगा, वहाँ पर ये चीज़ तो मेंशन नहीं है लेकिन ये चीज़ अलग से दी गई है। उसमें लिखा गया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं उनकी स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। पहले आप इन्हें देखिए। फिर तीसरी चीज़ के रूप में यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, भारत में औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास कल से स्लाइड बना के लाऊंगा, एक शब्द भी लिखना ही नहीं है। भारत में औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास को 2 चरणों में आपको समझना है। कौन कौन से होंगे, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व औद्योगिक विकास कैसा रहा था, स्वतंत्रता पूर्व, और दूसरा आपको क्या देखना है, स्वतंत्रता पश्चात। स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात पहली चीज आपको शुरू करना है क्या, ये 3 चीजें मुश्किल से आज हम लोग कर पाएंगे। क्रम से मतलब देखेंगे, इसमें 2 क्लास लिखेंगे हम लोग, 3 में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जल्दबाजी करने के चक्कर में पता चला की जाए। सबसे पहले क्या है, या सामान्य परिचय या टॉपिक का इंट्रो भी आप बोल सकते हैं। देखो जी, क्या तो इंडस्ट्री क्या होती है बताइए भाई। उद्योगों के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, आप सभी लोग सोच के बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इन्होंने बताया कि विनिर्माण मतलब किसी चीज़ का सीधा सा यहाँ पर क्या होगा, निर्माण, और किसका निर्माण होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा। बिल्कुल सही आपने बताया, और वस्तु छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं आप छोटी वस्तु सोच रहे हो, वस्तु में बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। जितनी बड़ी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बड़े बड़े पानी के जहाज भी आप समझिए, वो भी एक प्रकार की इस वस्तु के अंतर्गत शामिल होंगे। अनुच्छेद 13 में जैसे विधि शब्द, उसमें विधि को बताया प्राथमिक चीज से जो भी बनाया जाएगा उसको दोबारा, हाँ ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और विनिर्माण के अंतर्गत ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आधारित उद्योग जो होते हैं वो आधारभूत उद्योगों पर आधारित होते हैं, और वहाँ पर कोई कच्चा माल ऐसा होगा जो पहले से ही निर्मित होगा। जैसे हम लोग कार उद्योग की बातचीत करें तो कार उद्योग आपको पता है, इसके लिए जो कच्चा माल आएगा वो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त नहीं होगा, वो भी द्वितीयक उद्योग का ही भाग होगा। और वहाँ पर भूमिका किसकी आती है, आधारभूत उद्योग की। और उसके लिए आधारभूत उद्योग के रूप में किसे हम लोग प्रयोग करेंगे, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, जो लौह इस्पात उद्योग है। वहाँ से कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर आगे चलकर कार प्लांट में उसी को मैन्युफैक्चर किया जाएगा कार के रूप में, होगा कि नहीं होगा। मतलब प्राथमिक की भूमिका हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप पहले नोट करो इसमें कि ये चीज़ क्या होती है। लेकिन अब ज़्यादा जानना हो इसके बारे में तो आपने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पढ़े होंगे, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक करके उसमें सारे सेक्टर्स आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही, नोट कर लेना। देखो इससे आशय मतलब उद्योगों से आशय, देखो उद्योगों से आशय ऐसी क्रियाओं से है, ऐसी क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत मुख्यतः
मुख्यतः लिखो, वस्तुओं का उत्पादन ऐसी क्रियाओं से है जो कर लीजिए, जो वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हुई होती हैं, वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हुई होती हैं, उत्पादन से जुड़ी हुई होती हैं। आगे लिखो, सामान्यतः इन क्रियाओं के द्वारा, ये जो आपका पहला टॉपिक है वहां पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो जीडीपी का टॉपिक है यहाँ पर ये उससे भी जुड़ता है। ये क्रियाएं क्या लिखा था, इन क्रियाओं के द्वारा मुख्यतः लिखो, वस्तुओं में मूल्यवर्धन तथा उपयोगिता में बढ़ोतरी की जाती है। वस्तुओं में क्या होता है, मूल्यवर्धन का कार्य होता है और उपयोगिता में बढ़ोतरी की जाती है। जीडीपी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जीडीपी की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो जीवीए मेथड के द्वारा की जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड के द्वारा हम लोग करते हैं, ऐसे तो करते हैं। और जो एक चरण से भाई जीवीए, ये मतलब पढ़ा है कि नहीं जीवीए, एडेड नहीं, एडिशन, उधर से लिखता हूँ, मतलब किसी चीज को, अच्छा ये चीज को बदल, कभी मतलब पेन जो है अपने तरफ से ही मोटा पतला हो रहा है, इसका क्या कारण होगा, एआई काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऑप्शन ऐसा है ऑटोमेटिक लगा हुआ। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंतर्गत क्या है, सेक्टर वाइज आप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उत्पादन की प्रक्रिया से कई एक चरण जुड़ते हैं। जैसे आप समझिए कि वीट है, मतलब आटा है, आटा क्या समझिए कि आपके पास गेहूं है कि नहीं, गेहूं को आप किसी फ्लोर मिल में लेके जाइए और वहां पर आप इसका मैदा बनवा लीजिए। तो मैदा जब आप बनवाइएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैदा आपने क्यों बनवाया है, दो कारण हैं और जो दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं। एक तो यहाँ पर आपने उपयोगिता में वृद्धि कर दी है, ये आपको नहीं सोचना कि मैदा तो ज़्यादा नुकसान करता है ज़्यादा अगर हम लोग खाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता में वृद्धि हुई। अगर वृद्धि ना होती तो फिर ऐसा काम नहीं किया जाता। और यहाँ पर दूसरा कार्य क्या होगा कि इसका वैल्यू एडिशन भी हो गया है। जो रेट गेहूं का होगा उसकी तुलना में मैदा आप देखिएगा ज़्यादा रुपये में बिकेगा। इन दो कामों के लिए ये प्रक्रिया हुई। आप समझिए इसी मैदा को आपने ब्रेड फैक्ट्री में भेज दिया, यहाँ पर इसका क्या बनाया गया, ब्रेड बना लिया गया। जो ब्रेड होगा इसमें भी दो चीज़ें हो जाएंगी, मैदा की तुलना में ज़्यादा उपयोगी रहा होगा किसी खास मामले में। ऐसा नहीं सोचना कि ब्रेड तो बहुत नुकसान होती है, फर्मेंटेशन किया जाता है, गंदगी के साथ बनाई जाती है, ये सब हमको नहीं सोचना है। तो मैदे की तुलना में यहाँ पर क्या हुआ, एक तो वैल्यू एडिशन हो गया, मूल्यवर्धन आपने कर लिया, और दूसरा इसकी तुलना में यहाँ पर अधिक उपयोगिता रही होगी। अगर उपयोगिता ना होती तो फिर यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर नहीं होता। अब आपको पता जैसे गेहूँ यहाँ पर आप समझिए कि 10 नहीं, इस समय मैं 25 लिख के दे रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा में हो सकता है, एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता है। हाँ क्या होता है 28 में, चलो 25 रख लेते हैं सीधा। मैदा आप समझिए कि ये आपका हो गया 40 रुपये में, और ब्रेड आप समझिए आपने 50 रुपये की तैयार कर ली। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर जब आप कभी जीडीपी को कैलकुलेट करिएगा तो मेथड कौन सा यूज़ करना है, जीपीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जितने भी यहाँ पर फेज रहे होंगे उन फेजेस के अंतर्गत जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हुआ है उनका टोटल किया जाता है और फिर जीडीपी के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। जैसे सबसे पहले वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 25। गेहूं भाई हवा में थोड़ी पैदा हो गया कि मतलब ऐसे जादू किया और गेहूं आ गया। तो शुरुआत में वैल्यू एडिशन कितने का हो गया बताइए, 25 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितने का आपने किया है, 15 रुपये का किया। इसके बाद वैल्यू एडिशन कितने का किया गया है, 10 रुपये का। इन सबका आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए और यही यहाँ पर क्या होगा, जीवीए हो जाएगा, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने को मिल जाएगा। और जीडीपी के अंतर्गत हम लोग इसे ही शामिल करते हैं। इससे आप एक चीज और समझ गए होंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सबने पढ़े हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, कौन से क्षेत्र का रहता है, जो टर्शियरी होगा यानी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, यानी जो सर्विस सेक्टर होगा इसका सबसे ज्यादा रहता है। इसकी तुलना में किसका रहेगा, जो आपका इंडस्ट्री वाला यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, यह द्वितीयक क्षेत्र। और सबसे कम किसका रहता है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है कि नहीं होता है। अब आप समझिए भारत में सबसे, आप लोग बातचीत ना करिए,
भारत में सबसे बड़े पैमाने पर कौन सी गतिविधियां चल रही हैं? सर्विस सेक्टर चल रही हैं। वैसे तो सर्विस सेक्टर का एक फायदा ये होता है कि जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये भी सर्विस सेक्टर का ही काम है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया और कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय और कोई बिल्डिंग भी नहीं लेना, हो सकता है ये रूम भी मेरा अपना हो, और आप लोग यहाँ पर आ गए और मेरी इकोनॉमी एक तरीके से रन करना शुरू कर दी। ये तो इसका फायदा हो गया कि बहुत ही इजी है इसे सेटअप करना और इसे मैनेज करना बहुत ही इजी रहता है। लेकिन इसमें एक बड़ी खामी क्या रही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षकार नहीं जुड़ पाए, जिससे इस क्षेत्र में एक बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। यही आप सोचिए कि मैंने एक अपनी इंडस्ट्री खोली होती है ब्रेड बनाने वाली, तो यहाँ पर देखो गेहूं वाला किसान भी जुड़ा, इसे भी रोजगार मिला। मैदे वाली फैक्ट्री जुड़ गई, ये भी यहाँ पर देखो रोजगार के अंतर्गत एम्प्लॉयड हो गई, और ब्रेड फैक्ट्री के अंतर्गत भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। चीन में आप देखिएगा मुख्य रूप से उनकी जीडीपी का जो भाग आता है वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से ही आता है। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा कड़ियाँ जुड़ेंगी और ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। भारत में 55% के आसपास जो योगदान है वो केवल और केवल कृषि क्षेत्र का है। 55% आप समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम योगदान यहीं से आता है। इसका योगदान अगर आप देखिएगा बहुत ही कम है, ये 25 से 27% के आसपास होगा। ये आप देखिएगा कितना जो भी हो मतलब इसके आसपास होगा, और 18-19% के आसपास लगभग इसका योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। एक कारण उसमें से आप क्या बता सकते हैं? भारत में सर्विस सेक्टर जो है ये ज़्यादा एक्टिव अवस्था में देखने को मिल जाएगा, और ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं बताइए? दो मुख्य कार्य करेंगे। कोई भी वस्तु होगी उससे पहले की तुलना में ज़्यादा उपयोगी भी बनाते हैं, और उसमें वैल्यू एडिशन भी करना चाहते हैं, मतलब लाभ कमाना चाहते हैं सीधे सीधे। हालांकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें जो लाभ होता है वो अलग से भी व्यापारी जोड़ता है। देखो उत्पादन के जब फैक्टर्स पढ़िएगा, शांत रहो, इन फैक्टर्स के अंतर्गत बहुत चीज़ें शामिल होंगी, और इसमें एक फैक्टर जो होगा वो व्यापारी का रिस्क भी शामिल होता है। ये जो रिस्क होता है ये सीधा सीधा फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत कंसीडर होता है, और इसे उसका लाभ माना जाता है। और तो लाभ होते हैं, लेकिन रिस्क जो होता है वो अपना जोड़ के चलता है। भाई मैंने मतलब इधर से बीमा करवाया, उधर से लोन लिया, इतने कर्मचारियों को रखा, इतनी मेहनत करी, उन सब का यहाँ पर खामियाजा जो है वो सब जोड़ लेता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ? क्या बता रहे? पशुपालन किस सेक्टर में आता है? आप बताओ किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा? मैं तो प्राथमिक में भी लगता है, द्वितीयक में भी लगता है। नहीं, प्राथमिक में ही होगा। द्वितीयक में आपको कैसे लगा? द्वितीयक में ऐसे घास खिलाई हो दिया, हाँ द्वितीयक हो गया, जैसे गन्ना देगा चीनी भी। ये थोड़ी, तो वहाँ पर कोई उत्पादन थोड़ी ना हुआ। उत्पादन तो सर हो गया, घास खिलाई दूध दिया, घास अरे वो हद करे ऐसे तो आप तो मतलब अलग ही लेवल का अपना चला रहे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत मतलब, देखो कोई भी ऐसी चीज जो सामान्यतः आपको प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न मानी जाए, कोई भी ऐसी चीज हो, वो सब आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही रख लीजिए, कोई भी हो। तो पशुपालन के अंतर्गत जितने भी प्रकार की चीजें आती हैं, मतलब पशुपालन का मतलब केवल गाय भैंस पालन नहीं, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सब प्राथमिक के अंतर्गत ही आप कंसीडर करिएगा। जैसे अभी हम लोग खनन पर बातचीत कर रहे थे, तो इसे कहाँ पर रखिएगा? प्राथमिक के अंतर्गत ही रखिएगा। ऐसा थोड़ी ना कि इंडस्ट्री में बने हुए फावड़ों को वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब ये तो फिर उधर चला जाएगा। हाँ, ये आपको नहीं, या बड़ी बड़ी मशीनें हमने इन्वेस्ट कर दी वहाँ पर, खोआ जैसे मिठाई से बना के खोआ बना दिया अगर वो किस में आएगा? तो खोया वाला जो होगा आपका दुग्ध उत्पादन द्वितीयक के अंतर्गत हो सकता है। हालांकि जो डेयरी फार्मिंग है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। हम मिठाई की बात कर रहे हैं, सर्दी की तो उसकी वैल्यू एडिड होगी ना। अभी करते हैं, चलो अच्छा आगे जो है आप नोट करिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये चीज़ क्या होती है। दूसरा आप नोट करो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? देखो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? इसमें मतलब बहुत ही इरिटेशन हो रहा है, बार बार अपने आप मोटा पतला रंग वंग सब बदले जा रहे हैं। उद्योगों की अवस्थिति, इसको बदल के हम ना अवस्थिति को लेना ठीक रहेगा। कुछ नहीं, अब तो आपने वही वाला करवा ही दिया था, यही वाला फिंगर से कीजिए सर, मार्कर हाँ फिंगर से कीजिए उसको, और जो फिंगर से लिखे मतलब हाँ एक बार ट्राई उससे बनेगा कैसे? देखिए तो बहुत उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक लिखो जरा, ये भी वैसे सही है। लिखो, पहला लिखो खनन पर आधारित उद्योग, ये नहीं जमावट, ये तो खनन पर आधारित उद्योग, खनन पर आधारित उद्योग, पटरी में आ गया मार्कर पटरी पर तो आएगा ही। खनन पर आधारित उद्योग, उद्योगों पर
जो मतलब उद्योगों की उपस्थिति पर प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उद्योग किस प्रकार का होगा। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो खनन क्रियाओं पर आधारित होते हैं। इनके संबंध में नीचे की तरफ आप लोग खनन पर आधारित उद्योग लिखो। इन्हें खनन के स्रोतों के समीप स्थापित किया जाता है। इन्हें खनन के स्रोतों के समीप। सर आप उल्टा मार कर उल्टे में चेंज चला रहे हैं आप नहीं है, दोनों तरफ वाला। वो इसमें अभी दरअसल क्या है कि जो बोर्ड का सॉफ्टवेयर आता है वो एक्टिव इसमें है नहीं। ये इसीलिए होता है, मतलब एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, एक तरफ से अलग कलर रहेगा दूसरी तरफ से अलग कलर रहेगा। पावर पॉइंट इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा फिर आगे। पावर पॉइंट कुछ नहीं। खनन पर आधारित उद्योग ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, खनन स्रोत के समीप इनकी स्थापना की जाएगी। नीचे लिखो एग्जाम्पल, जैसे लिखो, जैसे लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, या इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, लिखो तांबा उद्योग, या जैसे यहाँ पर एक आप नोट करो, लिखो खनिज तेल शोधन उद्योग। वैसे रिफाइनरी लिखते तो फर्क पड़ता है, लिखो खनिज तेल शोधन उद्योग, खनिज तेल शोधन उद्योग। एक शब्द में लिखना तो रिफाइनरी लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा सरल पड़ेगा, रिफाइनरी इंडस्ट्री। इसके अलावा एक इंडस्ट्री यहाँ पर महत्वपूर्ण और है, लिखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये ऐसे उद्योग होंगे जो कि उसी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे जहां पर क्या होगा, इनका खनन कार्य किया जा रहा होगा, है कि नहीं ऐसी बात। दूसरा इंडस्ट्री आप नोट करिए जरा, दूसरे प्रकार का उद्योग कौन सा हो सकता है, लिखो बाजार पर आधारित उद्योग। बाजार पर आधारित उद्योग, जहां पर बाजार की भूमिका मुख्य होगी। पहला आपने क्या देखा था, खनन पर आधारित उद्योग, दूसरा होगा बाजार पर आधारित उद्योग। लिखो इनकी स्थापना बाजार के समीप की जाती है, जहां पर बाजार उपलब्ध होगा। इनकी स्थापना बाजार के समीप की जाती है। इनकी स्थापना आप कहां पर करना चाहेंगे, बाजार के समीप, बाजार के समीप। लिखो जैसे लिखो लघु अभियांत्रिकी उद्योग, लघु अभियांत्रिकी उद्योग, छोटी छोटी मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, लघु अभियांत्रिकी उद्योग। दूसरा यहाँ पर नोट करिएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाहन निर्माण उद्योग, वाहन निर्माण उद्योग। तीसरा इसके अंतर्गत आप लिखिएगा वस्त्र उद्योग। इन चीजों में किसे प्राथमिकता दी जाएगी, देखा जाएगा कि इनके लिए सूटेबल मार्केट कहां पर है, तो मार्केट के आसपास इस प्रकार की इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है। तीसरे प्रकार की इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है, तीसरे प्रकार की इंडस्ट्री जरा लिखो श्रम पर आधारित उद्योग, श्रम पर आधारित। ये 75 इंच है, लगता है 75 इंच। श्रम पर आधारित उद्योग, ऑफलाइन के लिए गुरुजी ने और थोड़ा बड़ा ले लिया होता है 85 की OLED डिस्प्ले वाली नहीं, LG 1.5। श्रम पर आधारित उद्योग लिखो इन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां पर दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता हो, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता हो, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, उपलब्धता दक्ष श्रमिकों की जहां पर उपलब्धता होती है वहां पर श्रम पर आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप लिखो हाँ बिल्कुल सही बताया, उसमें दिक्कत क्या, ये सब ऐसे इसके अंतर्गत इंडस्ट्री आती है। लिखो जैसे हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग,
जहाँ पर मतलब 1956 उद्योग, हथकरघा उद्योग और भी इस प्रकार की इंडस्ट्री आप लिख सकते हैं जिसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। तो इन्हें ऐसे क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से आप लगाइएगा जहाँ पर इनसे संबंधित लोग मिल सके। श्रम के अलावा यहाँ पर चिकन चढ़ाई का काम महिलाएं उससे कोई धागा से नहीं, वो अलग है, मतलब चिकन वाला आता है लेकिन वो भी 5वां आएगा इसके अंदर। अगला जरा नोट करो, इसमें अब आगे लिखने की जगह नहीं है। अगला लिखो, चौथा कौन सा होगा? लिखो ऊर्जा पर आधारित उद्योग। ऊर्जा पर आधारित उद्योग, ये चौथा होगा, ऊर्जा पर आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनके लिए मुख्य रूप से आपको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिखो इन्हें विद्युत उत्पादन के केंद्रों के समीप ही स्थापित किया जा सकता है। इन्हें विद्युत उत्पादन, इनके लिए जरूरी है कि वहां पर विद्युत का उत्पादन स्थानीय रूप से हो रहा हो। विद्युत उत्पादन के केंद्र के समीप ही स्थापित किया जाता है। विद्युत उत्पादन के केंद्र, वैसे तो आपको पता है भारत में विद्युत उत्पादन के वर्तमान में कई एक सोर्स हैं, लेकिन जो इस प्रकार की इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के भारत में 2 ही स्रोत हैं। एक तो हम लोगों को पता है जो विद्युत होता है वो आपका ताप आधारित है, मतलब आप कोयला पर भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपका कौन सा होगा? जो जल विद्युत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर या तो ताप विद्युत की कोई न कोई यूनिट होगी या जल विद्युत की कोई न कोई आपको यूनिट जरूर देखने को मिल जाएगी। ये इस प्रकार की इंडस्ट्री हो जाएंगी। लिखो जैसे इसमें एग्जांपल लिखो एल्युमिनियम निर्माण उद्योग। एल्युमिनियम के जितने भी आपको कारखाने मिलेंगे, हम लोगों को पता कि एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है और इसके लिए बॉक्साइट को बड़े पैमाने पर पिघलाने की आवश्यकता होती है। और इसको पिघलाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो हम लोगों को कहाँ से मिलती है? विद्युत उत्पादन के केंद्रों से ही प्राप्त होती है। क्या लिखा था आपने? एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र या निर्माण केंद्र, एल्युमिनियम निर्माण कारखाने, अगला और अंतिम आप नोट करो, ये 4 हो गए होंगे आपके, 5वां नोट करो जरा। लिखो कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग लिखो मुख्य रूप से, हाँ, कृषि पर आधारित उद्योग मुख्य रूप से उद्योग से संबंधित कृषि उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। लिखो जैसे चीनी उद्योग वहीं पर स्थापित किया जाएगा जहां पर आपको चीनी के लिए गन्ना मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल से बताया। जैसे चीनी लिखो चीनी उद्योग। दूसरा जैसे लिखो आप जूट उद्योग। तो जूट उद्योग भी कहाँ पर होगा? जहाँ पर जूट कच्चे माल के रूप में मिलेगा। इसी तरीके से लिखो आप वस्त्र उद्योग। और एक अंत में आप और नोट कर लो, लिखो FPI, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ऊपर में लिख के दे रहा हूँ, एक आप लिखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, FPI। इन सब इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी क्या होगी कि जिस प्रकार की इंडस्ट्री आपको लगानी है उस क्षेत्र में उसी प्रकार की कृषि का उत्पादन भी होता हो, तभी वहां पर आप इस प्रकार की इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अगर आपसे पूछे जाएं तो आप अलग अलग आधारों पर इन्हें बता सकते हैं। अलग अलग आधार का मतलब ये डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री का नेचर क्या होगा और उसी आधार पर आप अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत इन्हें स्थापित कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एक तो ये इंडस्ट्री चीज़ क्या होती है और दूसरा आपको क्या बताया गया था
कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तीसरा आप लगाइए भारत में औद्योगिक विकास। ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। औद्योगिक विकास लिखो जरा। हाँ, इसमें मतलब फैक्ट वाली चीज़ें आएंगी, मतलब सन भी होगा, लोकेशन भी होगा, कारखाना का नाम भी होगा, अगर संस्थापक का नाम महत्वपूर्ण है वो भी लिखना पड़ेगा, किसी देश के साथ टाई अप करके बनाया गया वो भी आपको जानना होगा। नियर बाई अगर वहाँ पर, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, लौह इस्पात उद्योग पूछा गया, फिर मतलब उसमें पूछा गया कि यहाँ से कोयले की सप्लाई कैसे होती है, मतलब कहाँ से की जाती है, या फिर ये पूछा गया कि इसके लिए जो लौह अयस्क रहेगा वो कौन सी खान से मंगाया जाता है। इस प्रकार की चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा, मतलब यहाँ पर चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा रहेंगी। हाँ, मैं बनाएंगे, मैं पूरा बनाएंगे, आप काहे परेशान हो, लेकिन पहले आने दो, आगे लिखो जरा। हाँ, भारत में औद्योगिक विकास को मुख्यतः दो चरणों में बांट कर समझा जा सकता है। दो चरणों में बांट कर समझा जा सकता है। पहले लिखो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में क्या है, औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता से पूर्व औद्योगिक विकास, इसमें कुछ चीजें आप नोट करो, 2-3 फैक्ट भी हैं, लेकिन ऐसे आप जनरल चीज नोट करो पहले, लिखो। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही, मतलब हड़प्पा सभ्यता पड़ी होगी, वहाँ पर भी मतलब बड़ी इंडस्ट्री नहीं, छोटी मोटी जो इंडस्ट्री थी उनके साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। औद्योगिक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता पहली विकसित सभ्यता है, मतलब से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से औद्योगिक साक्ष्य कई जगहों से मिले हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बनावली से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक साइट मिली है लोथल से भी इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, मतलब कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य, है कि नहीं। हाँ, नहीं, लोथल से क्या है कि व्यापार के सबसे व्यापक साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, लोथल से ही। और लोथल से केवल व्यापार के ही साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। हाँ, मतलब वहाँ से विदेशी मुद्राएं वगैरह प्राप्त की गई हैं, तो बांट वगैरह प्राप्त हुए, जैसे हाथी दांत का पैमाना वहाँ से प्राप्त किया गया है। हाँ, मतलब माप तोल का भी उन्हें आइडिया था। नोट करो जरा, लिखो। आगे चलकर मध्यकालीन भारत में इन उद्योगों का विकास और अधिक हुआ। प्राचीन काल में रहा, फिर मध्यकाल में इनका विकास आपको और अधिक देखने को मिलेगा। आगे लिखो, और अधिक हुआ। देखो, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, मतलब औपनिवेशिक भारत से पूर्व हम लोग बोल सकते हैं। अंग्रेज का मतलब वही है, मतलब गुलाम नहीं हो पाए थे, उससे पहले की बातचीत कर रहे हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में परंपरागत उद्योग का मतलब जिनके लिए बहुत ज़्यादा रुपए की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं है, बहुत मशीनों की आवश्यकता नहीं है, जो इस प्रकार के मतलब आपके उद्योग होते हैं वो परंपरागत के अंतर्गत आएंगे। लेकिन परंपरागत उद्योगों का विकास अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है, मतलब ठीक ठाक स्थिति में था, अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है।
देखो, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ जैसे जैसे ब्रिटेन अपने ऊपर शिकंजा कस रहा था, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत में परंपरागत उद्योगों का ह्रास आरंभ हुआ, मतलब उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। परंपरागत उद्योगों का ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन टाइप का ह्रास आरंभ हुआ। हालांकि डिप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से यहाँ पर शब्द सही नहीं है। ह्रास होना आरंभ हुआ। आगे लिखो जरा। जिसका मुख्य कारण था और मुख्य कारण आपने पढ़े थे कि मतलब दो मुख्य कारण थे। एक तो मुख्य कारण ये था कि ब्रिटेन से जो माल वगैरह तैयार होता था वो भारत की तुलना में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहता था, वो सस्ता रहता था क्योंकि मशीनों से बनता था। और चूंकि वो मशीनों से तैयार किया जाता था इसीलिए उसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा बेहतर थी। जैसे एक स्वेटर आप लीजिए हाथ से बुनाई वाला, वो हो सकता है महंगा भी आपको मिले और वो उतना मतलब आपको दिखने में सुंदर भी नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, जैसे जब माना गया था कि जो प्राचीन अपनी खुल भी जाता होगा ये भी बात है। से नील थी और उन्होंने डाई जब जर्मनी में खोज हुई थी तो उसके कारण नील की वैल्यू अपने यहाँ पर कमी हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही। चलो आगे नोट करो, क्या लिख दिया था लास्ट सेंटेंस बताओ। जिसका मुख्य कारण था कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता उनकी तुलना में निम्न थी। निम्न का मतलब वो तुलनात्मक रूप से कम थी। गुणवत्ता उनकी तुलना में निम्न थी, जो ब्रिटेन वाला माल हुआ करता था उनकी तुलना में निम्न थी। तथा मूल्य अधिक था। मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक था, ऐसे लिखेगा। तथा मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक था। तुलनात्मक रूप से मूल्य क्या था? अधिक था। बिल्कुल सही आपने बताया कि भाई मतलब वो डेवलपमेंट धीरे धीरे प्राचीन मध्यकाल में होता रहा। फिर अंग्रेजों के टाइम में उनके आने से पहले जो स्वदेशी इंडस्ट्री भारत में थी वो अच्छी खासी मात्रा में थी, वो आई, फिर इनका धीरे धीरे पतन स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे चलकर वो बढ़ाएंगे भी, ऐसी बात नहीं। देखो भारत में आधुनिक उद्योगों की ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का सिलसिला, ऐसे देखो सिलसिला, हालांकि सूफीज़्म में आपने पढ़ा होगा सिलसिला उसमें सिलसिले कई पढ़े होंगे। सिलसिला 1854 में बॉम्बे में पहले बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे में ऐसे लिखो काउस जी, नाना भाई, इनका नाम भी ध्यान रखना है, नाना भाई डावर 1854 में, डावर च्यवनप्राश नहीं है उन्हीं के काउस जी, हाँ, नाना भाई डावर। पहले आपने क्या लिखा था? 1854 में बॉम्बे में, कॉमा लगाइएगा, आगे लिखो कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा प्रथम सूती कारखाने की स्थापना की गई। सूती मिल भी आप लिख सकते हो। कारखाने की स्थापना की। ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। ये कब का था? इनसे जुड़ा हुआ 1854। 1853 में भी है, लेकिन मतलब 1853 में भारत में हाँ एक लौ इस्पात इंडस्ट्री स्थापित हुई थी, लेकिन वो असफल हो गई थी, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग ये लिख रहे हैं सफल प्रयास कब से होगा। ये पहला हो गया आपका बॉम्बे वाला। दूसरा जो 1854 में, ये 1854 में लिखो रीसरा, और इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। रीसरा
रीसरा लिखिएगा और ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, ये कहाँ पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल में। लिखो कोलकाता के समीप, ऐसे लिखो कोलकाता के समीप, उस समय हालांकि कलकत्ता था, कोलकाता के समीप 1854 में। आगे लिखो रीसरा में, रीसरा में ये क्या कहते हैं, 55 बोला होगा ना मैंने, नहीं सर, बोला कट कीजिए इसको हम एक ले लीजिए, इसमें से कोई सर ये जो क्रॉस दिख रहा है वहाँ पे चलो ठीक है। यहाँ पर 1854 था, 54 था, 55 गए हैं, 53, 54, 55 की 3 घटनाएं हैं। रीसरा कोलकाता के समीप लिखो में, सर 53 नहीं लिखा है। 53 वाला मैंने बता दिया ना, वो असफल हो गया था। हम लोग क्या लिख रहे हैं कि मतलब वो पहला सफल प्रयास ये कब से स्टार्ट हुआ। रीसरा लिखा और कोलकाता के समीप ब्रैकेट बंद कर दो, आगे लिखो में भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला यहाँ पर क्या स्थापित किया गया था, जूट कारखाना स्थापित किया गया, बिल्कुल सही आपने बताया, जूट कारखाना स्थापित किया गया। अब अगली और सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आप लगाइए, उसमें काफ़ी कुछ है। लिखो जरा, लिखो स्वतंत्रता के उपरांत ये औद्योगिक क्षेत्रों की शुरुआत भारत में हो गई। अब ये क्रम लगातार चलता रहेगा, इस बीच में हजारों इंडस्ट्री रहेंगी। आपको लगातार कहाँ पर देखना है कि स्वतंत्रता के उपरांत वाले, मतलब जो आधुनिक वाले जो आज की डेट में भी वर्किंग है, वो केवल जानने हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। चलो इसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्ट रहेगा, लिखो स्वतंत्रता के समय स्टार्टिंग में हम लोगों को पता कि इंडस्ट्री जो थी वो छोटी छोटी थी काफ़ी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं जब पढ़िएगा तो वहाँ से इनका सेटअप भारत में स्टार्ट हो जाता है। और मुख्य रूप से जो बड़े बड़े लौह इस्पात के कारखाने हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही बताया, चलो नोट करो। हाँ वो सही बताया आपने, क्या लिखा था, देखो स्वतंत्रता के समय भारत में स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्यतः उपभोक्ताओं की सामान्य आवश्यकताओं जो मतलब छोटी छोटी जरूरत होती है, सामान्य आवश्यकताओं पर केंद्रित कई औद्योगिक इकाइयां थी। कहने का मतलब ये कि बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर कोई भी नहीं थी, औद्योगिक इकाइयां थी। आगे इकाइयां थी यहाँ। अगला लिखो पॉइंट, इसमें पॉइंट फॉर्म में आप लिखिएगा तोड़ के लिखो। अप्रैल 6 अप्रैल था, लिखो अप्रैल 1948। ये वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली औद्योगिक नीति, बिल्कुल सही होता है। लिखो अप्रैल 1948 1948 में भारत की पहली 1948 लिख लीजिएगा, 48 49 50 है। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई। औद्योगिक नीति जारी की गई जिसके अंतर्गत उद्योगों को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। मतलब उद्योग जो होंगे वो निजी क्षेत्र में भी रहेंगे और साथ ही साथ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अगला पॉइंट इंडस्ट्री से संबंधित। तो पहला मतलब ये है कि कोई सामान्य इंडस्ट्री सभी यहाँ पर थी, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और पहली औद्योगिक नीति 1948, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के टाइम में है। अगला नोट करो जरा, 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति
दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई। दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इंडस्ट्री के 3 क्षेत्र होंगे और एक अवशिष्ट क्षेत्र भी बताया गया, जिसके अंतर्गत वैसे ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा इंडस्ट्री का ही टॉपिक देखो, जिसके अंतर्गत भारत में औद्योगिक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। औद्योगिक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। वही निजी लिखिएगा, सार्वजनिक लिखिएगा और संयुक्त क्षेत्र। कहने का मतलब जो विधिवत रूप से कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो आपको यहाँ से लागू होती हुई दिखाई देगी। ये जो दूसरा वाला है संयुक्त वाला क्षेत्र है, वो मिश्रित है, मतलब दोनों लोग मिलकर अपना काम कर रहे हैं। संयुक्त क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया, एक निजी हो गया, एक सार्वजनिक हो गया और तीसरा लिखिएगा संयुक्त। आगे लिखो, जबकि अवशिष्ट उद्योगों को, अवशिष्ट उद्योग का मतलब क्या होगा, जो इन तीनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। जैसे संविधान में आप लोग पढ़ते हैं ना, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो उसमें 3 सूचियों के माध्यम से संघ और संघ की इकाइयों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। और जिनका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है उन्हें हम लोग क्या मानते हैं, अवशिष्ट विषय मानते हैं। और अवशिष्ट विषय जितने भी हैं वो सभी केंद्र सरकार के पास अर्थात संसद के पास रहते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर है। तो प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और कहा जाएगा कि जो अवशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। बताइए अच्छा ऐसे सोच के। सोते रहते हो। मैंने आपसे ये पूछा कि जो अवशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विषय होते हैं उन्हें आप कौन से क्षेत्र में मानिएगा, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत या संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत? संयुक्त के अंतर्गत होंगे। अवशिष्ट संयुक्त के अंतर्गत होंगे तब तो फिर पूरे दिन केवल और केवल लड़ाई होगी। जैसे संविधान का ही आप सोचिए कि अवशिष्ट विषय अगर दोनों के पास होते, संघ और राज्यों के पास, तब तो फिर दोनों लोग आपस में झगड़ा करते नहीं। अवशिष्ट के अंतर्गत न्यूक्लियर वाला नहीं, वो न्यूक्लियर के अंतर्गत अवशिष्ट नहीं है। सरकार गवर्नमेंट अवशिष्ट का मतलब जो कहीं पर मेंशन ही नहीं किए गए हैं, ऐसे विषय होते हैं। अवशिष्ट का मतलब जो शेष रह गया, जो बच गया। ये बड़े बड़े विषय तो पहले से ही वेल डिफाइंड है, अभी नहीं लागू किया गया। लिखो जरा, लिखो, जबकि अवशिष्ट, क्या लिखा था, अवशिष्ट उद्योगों को, लिखो निजी क्षेत्र मतलब जो कहीं पर मेंशन नहीं है वहां पर आप अपनी दुकान खोल के बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। निजी क्षेत्रों को सौंपा गया है, निजी क्षेत्रों को यहाँ पर क्या किया गया है, सौंपा गया है। ठीक है ना। अगला लिखो जरा, लिखो समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब हर एक क्षेत्र नहीं। अगला पॉइंट लिखो, रेडी होगी बता देंगे आप। समावेशी विकास का मतलब सब क्षेत्रों का विकास यहाँ पर होगा। एक तो वैसे ये भी है कि सबका विकास, और एक ये भी होता है कि हाँ सबका साथ में, तो चुनावी नारा हो गया। और एक ये होता है कि हर एक क्षेत्र में विकास किया गया, कोई भी क्षेत्र अछूता ना रह जाए, इस मानसिकता के साथ। लिखो जरा, लिखो क्या लिखा, समावेशी विकास को लागू करने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। 1991 नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। ये बहुत बड़ी आर्थिक नीति थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से हर एक क्षेत्र में विकास की धारा को तेज किया जाए। हाँ ठीक, क्या लिखा था, लागू किया जाए। आगे लिखो, इस नीति को मुख्यतः इस नीति के मुख्यतः 3 आयाम थे। 3 आयाम थे इस नीति के मुख्यतः 3 आयाम थे। पहले लिखो उदारीकरण, हाँ निजीकरण, बिल्कुल से कॉमा लगा के लिखेगा, निजीकरण,
तथा वैश्वीकरण, तथा वैश्वीकरण। डैश देके वो एलपीजी जो आप लोग बोल रहे थे वो लिख लीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके मुख्यतः 3 आयाम थे, लेकिन 3 आयाम लागू करने का उद्देश्य यही था कि हर एक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। नोट कर लीजिए। हाँ 3 हैं। आगे लिखो जरा, शांत रहो, शांत रहिए। आगे लिखो, लिखो इसी नीति के माध्यम से भारत में, इसी नीति के माध्यम से भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली, ये लाइसेंस वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, ये उदारीकरण का ही एक पार्ट है। भारत में लिखो लाइसेंसिंग प्रणाली में नरमी बरती गई, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, उसको सरल बनाया गया एक तरीके से। हाँ, उसको सरल बना दिया गया, ऐसे लिखे में नरमी बरती गई या उसको सरल बना दिया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल बना दिया गया। ठीक है, अब आगे से कुछ भी समझने जैसा नहीं है, केवल और केवल आपको फैक्ट नोट करना है सब। ठीक है, इसमें आपको नोट क्या करना है, हर एक प्रकार के उद्योगों का भारत में जो विकास हुआ है उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग भी है वो आपका है धातु उद्योग। उनके ऊपर बातचीत करते हैं। आप हेडिंग लगाइए धातु उद्योग, केवल आज ही नोट करना है, कल की क्लास में कुछ नोट ही नहीं करना है। हाँ, थक गए आप लोग, टाइम अभी हुआ नहीं।